हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ नीतू हियर। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिस्कस करके चल रहे थे। तो इसी लेक्चर में भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास आइसोलेटेड कंडक्टर। तो आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है? आइसोलेटेड कंडक्टर होता है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट ना किया हो। ठीक है, मतलब कि एक कोई भी कंडक्टर है उसको हमने बैटरी से अगर कनेक्ट नहीं कर रखा तो हम उसको बोल देंगे कि भैया आइसोलेटेड कंडक्टर है। जैसे कि मैंने ये वाला कोई भी कंडक्टर लिया है, अब अगर मैंने किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है तो इसका मतलब जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, मतलब इधर उधर भाग रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ये दिखाया कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, कि रैंडमली मूव करें मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछे कि इनकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो ऑब्वियसली इनकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, तो अगर हम आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करके चले तो आइसोलेटेड कंडक्टर में जो वेलोसिटी होती है रैंडम मोशन के लिए वो कितनी होती है, जीरो के इक्वल होती है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि जो गैसेज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी भी आरएमएस वेलोसिटी बताओ, गैसेज मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी बताओ, तो आपको पता है जो गैसेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक रूम है इसके अंदर गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी आरएमएस वेलोसिटी आपको बतानी है। तो क्या होगा कि रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब उनको हमने एक फिक्स डायरेक्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो रैंडमली मूव करें तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, उनके लिए जीरो हो जाएगी। ओके, एक जो हमारे पास नई बात है वो देखो, आपके पास आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर जीरो आएगी। ओके, तो अब देखते हैं कि अगर हम इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, इसमें तो क्या चेंज आएगा, तो क्या उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, नहीं होगी। देखते हैं चलो। तो इसमें मैंने कंडक्टर लिया था, ये सेम ही कंडक्टर है। ओके, इसको क्या किया कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास जो हायर पोटेंशियल है वो मेरे पास प्लस वी ले रखी है मैंने, और जो लोअर पोटेंशियल है वो आपके पास जीरो। अब इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी ना। अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये देखो हमने रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा कोई ना कोई फोर्स भी एग्जर्ट करेगा ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। उस फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा ईएमएफ हमने इसमें कितनी ली भाई, हायर पोटेंशियल हमारे पास प्लस वी है तो ईएमएफ हमने इसके लिए ली वी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चेंज इन द पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो चेंज इन पोटेंशियल हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ गया आपके पास, वी बाई एल के इक्वल आ गया। यहाँ पर जो हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर था उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आई थी, लेकिन अगर हमारे पास कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, मतलब उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये। अब जो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एग्जिट कर रहा है उस फोर्स की वैल्यू भी तो हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो फोर्स क्या होता है आपके पास, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होता है। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो नॉर्मली हम चार्ज होता है, क्यू को किस से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, ई से, क्यू की जगह पुट कर दिया ई, और ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वी बाई एल के इक्वल। ओके, यहाँ से आपके पास ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, कितने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। तो ए एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लो, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ बाई एम की इक्वल। अब तो क्या करना है आपको, एफ की वैल्यू उठाकर यहाँ से इसमें पुट करनी है, एफ की जो वैल्यू उसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, एफ की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई एम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, इजी सा एक्सप्रेशन था। अब इससे आगे हम इसमें ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये फाइंड आउट करते हैं, इसमें इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी हमारी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो एक्सेलरेशन निकाला था ई वी बाई एम एल, कैसे निकाला था ई वी बाई एम एल, एफ इज इक्वल टू एम ए वाले रिलेशन से निकाला था ना, और एफ इज इक्वल टू
क्यू ई था हमारे पास, क्यू की जगह हमने पुट किया था ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी वी बाई एल, एफ इज़ इक्वल टू क्या था एम ए, तो ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास एफ बाई एम। इस रिलेशन से फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई थी, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन का। तो v इज इक्वल टू यू प्लस में AT। आपको पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 की इक्वल होगी। तो u की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास 0, तो vd की वैल्यू किसकी इक्वल बच गई, AT की इक्वल। और जो t होगा उसको हम लेके चलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी थी, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, और t आपके पास क्या हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। ये आपके पास आ गई vd की वैल्यू, ठीक है। vd की वैल्यू रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में आ गई। अब हमें पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर उसमें चार्ज अगर चार्ज कैरियर्स है, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें करंट होगा ही होगा। तो उस करंट की वैल्यू आई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, डी क्यू बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। रेट ऑफ द चार्ज कैरियर्स, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस पर, तो हमारा बहुत ही लंबा डिस्कशन चला था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चार्ज कैरियर्स के लिए। तो इसमें आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी के इक्वल, जब इस इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी के इक्वल। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में। यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, आई इज इक्वल टू एन ई ए, इसको इधर लेके जाएंगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर जो n है, n यहाँ पर है आपके पास नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है आपके पास नंबर डेंसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। आपको दिख रहा होगा इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में VT है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में VD है। दोनों का कंपेरिजन कर दें, कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना। तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट कर दिया भाई दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, v यहाँ पर क्या था, v क्या था वेलोसिटी, नहीं v वेलोसिटी नहीं है, v यहाँ पर आपके पास EMF थी, ठीक है, वोल्टेज थी। कितनी वोल्टेज से हमने, कितनी वोल्ट की बैटरी से हमने उसको कनेक्ट किया होता कंडक्टर को। तो v आपके पास क्या है, वोल्टेज EMF ले सकते हो इसको। तो I और इनटू में हमारे पास बाकी सारी क्वांटिटीज़ को उधर लेके जाओ, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो आपके पास जो ओम्स लॉ है उससे मिल रहा है थोड़ा थोड़ा ना। तो ये आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है ओम्स लॉ की जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो ही है हमारे पास। ये फॉर्मूला आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, वो आपके पास यही होता है, ठीक है। जो एक्चुअल में जो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो आपके पास यही होती है। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो जाएगी ओम्स लॉ की। अब अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ये है तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन सी है, तो मैक्रोस्कोपिक जो हम जनरली पढ़ते आते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, वो आपके पास क्या हो जाएगी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म हो जाएगी। कंफ्यूज हो गया, माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक और ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम दोनों को कंपैरिजन करें तो यहाँ से R की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साफ साफ दिख रहा है आपके पास, ये वाला क्या है R, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी वायर का, जो रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ L है, मास जो चार्ज कैरियर्स का मास है वो हमने M ले रखा है, ठीक है। नंबर डेंसिटी हमारे पास N है, E हमारे पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, T रिलैक्सेशन टाउ है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी ML डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A टाउ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास होता है रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला। तो ये आपके पास था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम इसमें मैक्रोस्कोपिक फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स को कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम इसमें फाइंड आउट करेंगे जो करंट डेंसिटी होता है जे करंट डेंसिटी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके चलेंगे। रो और सिग्मा, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करके चलेंगे। जो आपके पास कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, उसकी VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में क्या उसका फॉर्मूला होता है, देखते हैं अभी आगे। सो गाइज इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास R की वैल्यू रेजिस्टेंस हमने निकाला था पीछे, अभी तो मैंने रब कर दिया है, ठीक है। तो आप एक थोड़ा पीछे देखोगे तो आपके पास R की वैल्यू आएगी, R इज इक्वल टू ML NE स्क्वायर A टाउ के इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि जो आपके पास रेजिस्टेंस होता है वो R इज इक्वल टू रो L बाई A के इक्वल होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था, ये यहाँ तक। तो
अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू रो एल बाई ए के इक्वल होती है, पता है हमें, ठीक है। लेकिन हमने तो जो अभी लेंथ किसी भी वायर के लिए जो रेजिस्टेंस निकाला था वो तो हमारा ये आया था। तो क्या करो, दो इक्वेशंस मान लो, दोनों को क्या करो, कंपेयर करो, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आर है ही, यहाँ से हमारे पास एल बाई ए, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ से रो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एम एन ई स्क्वेयर टाउ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पर आपके पास जो रो है उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये रजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमने निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, रजिस्टिविटी निकाल ली, रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब बच क्या गया, रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज कैरियर है वो कितनी तेज़ी से भाग सकता है, ठीक है। वही आपके पास क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो जो कंडक्टिविटी होती है हमेशा वो रजिस्टिविटी का क्या रहेगी, रेसिप्रोकल। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, रो रजिस्टिविटी और सिग्मा को किससे डिनोट करें, कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा करते आपके पास ये क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, आइसोलेटेड कंडक्टर से। आइसोलेटेड कंडक्टर से हमने देखा कि जो उसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी वो हमेशा जीरो की इक्वल रहेगी। फिर हमने क्या किया कि उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई तो करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास जीरो की इक्वल तो आएगी नहीं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली हमने। फिर वहाँ से हमने कंपेरिजन करते हुए आपके पास वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने दो इक्वेशंस को कंपेयर करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली। ओम्स लॉ की मैक्रोस्कोपिक फॉर्म देखी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखी। फिर वहाँ से हमारे पास रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, तो ये आपके पास सारा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। ये कंप्लीट सारे फॉर्मूला यहाँ तक कवर हो गए। अब देखते हैं आपके पास एक छोटी सी टर्म आती है मोबिलिटी। क्या होती है मोबिलिटी, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ चार्ज कैरियर की आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है, चार्ज कैरियर की प्रॉपर्टी होती है। फॉर्मूला होता है आपके पास मोबिलिटी का, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई की इक्वल। लेकिन इसमें एक सबसे खास बात आपको दिख रहा होगा कि म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई की इक्वल है। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आप कहोगे कि मैम बेवकूफ़ बना रहे हो, हमें तो दिख रहा है वी डी और ई के ऊपर जो मोबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है। नहीं कर रही भाई, कैसे, देखो यही तो बताना आपको क्यों डिपेंड नहीं कर रही। वी टी की वैल्यू आपको पता है, हमने फाइंड आउट की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होती है, ई बाई एम ई के इक्वल होती है, सॉरी ई बाई एम इंटू टाउ, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आपका एज इट इज़, और ये वाली हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी वी डी की। ई से आपका ई गया, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ई टाउ बाई एम। तो इस फॉर्मूले से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो आपके पास मोबिलिटी होती है वो आपके पास चार्ज कैरियर का जो चार्ज कैरियर का जो आपके पास चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है और मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आया नहीं ना, तो इसका मतलब जो आपके पास मोबिलिटी होती है वो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ पर मैंने लिखा जो आपके पास मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्रोटॉन की होती है, और उसके बाद आपके पास ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की जो मोबिलिटी होती है वो बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल होता है और जो ड्यूट्रॉन होता है इन दोनों का ई बाई एम रेशियो सेम होता है। तो अगर ई एम बाई एम रेशियो अगर इन दोनों का सेम है तो ओबियसली इनकी जो मोबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। ओके, अभी आगे हम देखते हैं ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं, लेकिन नहीं उससे पहले हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी करंट तो हमने देख लिया कि आपके पास करंट क्या होती है। एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो आपके पास पूरा करंट के ऊपर ही बेस्ड था। करंट क्या होता है उसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था। अब देखते हैं कि आपके पास जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया हुआ है। इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लिया है मैंने ए, और जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी आई करंट है, और ये आपके पास क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो जो आपके पास आई और ए के बीच में जो एंगल है वो हमने माना है थीटा एंगल है। तो यहाँ से हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, जे इज इक्वल टू, नहीं एक्चुअली हम करंट डेंसिटी को नहीं, सबसे पहले करंट को डिफाइन करते हैं। तो जो आपके पास करंट होता है करंट डेंसिटी एरिया की फॉर्म में वो जे डॉट ए वैक्टर के इक्वल होता है, जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर के इक्वल। आपको पता है कि जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर क्वांटिटी करंट, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट कैसे होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आपको इसमें डाउट है कि मैम करंट स्केलर होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, तो मेरे चैनल पर आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी। शॉर्ट वीडियो में मैंने पूरा, उसमें 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड
एक्चुअली 20-20 सेकंड की वीडियो, तो आप उसको देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके पास करंट होता है स्केलर है या फिर आपके पास टेंसर है, क्या है, कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। ओके, तो जो आपके पास करंट होता है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो आपके पास करंट डेंसिटी होती है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, करंट डेंसिटी तो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, और जो करंट होता है वो क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो I इज इक्वल टू जे डॉट ए के इक्वल होता है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को जब भी हम सोल्व करते हैं तो हमेशा कोस एंगल आता है, तो कोस थीटा आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, आ गया कोस थीटा। यहाँ से जे की वैल्यू निकाल लो, बस सीधा से इसको इधर लेके जाओ, तो I इज इक्वल टू ए कोस थीटा की इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू को जीरो कर दें, मतलब जो आपके पास इन दोनों की डायरेक्शन, ए को हम इसमें आई के ऊपर ले लिया, फिर आई को ए के ऊपर, मतलब थीटा की वैल्यू हमने जीरो कर दी, तो अगर जीरो होगी तो कोस जीरो की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो फॉर्मूला भी पुट कर दो, या तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्मूला होता है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, जे इज इक्वल टू आई बाई ए के इक्वल, लेकिन ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है, फॉर्मूला आपका ड्राइव यहाँ से होकर आया है। ओके, अब हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, जिसको हम नॉर्मली जो आपके पास नीटो जे में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से आपके पास जे इज इक्वल टू आई बाई ए के इक्वल आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो आई की जो वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में आई की जो वैल्यू हमने पढ़ी थी उसको पुट करना है। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी के इक्वल होता है ना, आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन ई वी डी के इक्वल, बस यही पुट करना आपको। ए नीचे है, ए से आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एन ई वी डी के इक्वल आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, पढ़ लिया पीछे आराम से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा, रट लो इसको, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, याद मतलब कि आपको ड्राइव नहीं कर सकते तो इसको रट लो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वही आपके पास क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन के इक्वल, किसकी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में आपके पास किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये था आपके पास करंट डेंसिटी के बारे में, जो आपके पास सबसे मेन फॉर्मूला ये है, और आप ये देख लेना, जे इज इक्वल टू आई ए और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब देखो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्या है कि आपके पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास कंडक्टर है। अब इसमें हमने दो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रखे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आपको दिख रहा होगा कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कम है और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो आपको इसमें बताना है कि आपके पास इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, मतलब कौन से वाला जो एरिया है जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो आपको पता है आई की वैल्यू एन ई ए वी डी के इक्वल होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो रट लिया होगा अभी तक, एन ई ए वी डी के इक्वल होती है। कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो उसके लिए एन ई की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगी ना। अरे ई तो आपके पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, वो तो है ही आपके पास, और कंडक्टर अगर हम कोई भी लेके चले तो उसके लिए नंबर डेंसिटी तो फिक्स है ही, तो एन ई की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए कॉन्स्टेंट होगी। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपके पास जो करंट होता है वो आपके पास एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी वोल्टेज से उसको कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपके पास बैटरी सेम है, वोल्टेज सेम है, तो आपके पास पूरे कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। तो इसका मतलब अब बचा क्या, आई भी गया, एन ई भी गया, तो वी डी आपके पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर, और एरिया के ऊपर भी कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एरिया की। तो इसका मतलब जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो एरिया कम किसका है, फर्स्ट का एरिया कम, तो इसका मतलब फर्स्ट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। ऑप्शन में जाओगे फर्स्ट वाले ऑप्शन, फर्स्ट ही हमारा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास V1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को यही स्टॉप करेंगे, लास्ट न्यूमेरिकल होगा ये हमारा। तो ये रहेगा आज का लास्ट न्यूमेरिकल, इस वीडियो की एंडिंग हम इसी न्यूमेरिकल पे जाके करेंगे। ओके, तो इसमें आपके पास कोई भी दो कॉपर वायर्स दे रखी हैं, एक की लेंथ L है, एक की लेंथ 2L है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, एक भाई L लेंथ की है, एक 2L लेंथ की कॉपर वायर है। रजिस्टेंस इनकी रेडियस, ये रेडियस का रेशियो दे रखा है R और 2R दे रखा है। तो आपको इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आपको इसमें किसका रेशियो निकालना है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हमने रो से डिनोट किया था ना, रेजिस्टिविटी का रेशियो निकालना आपको।
तो मैं आपको बता देती हूँ एक बात, जो आपके पास जो रजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पर तो डिपेंड करती नहीं है, ठीक है। रजिस्टिविटी होती है वो हमारे पास लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती नहीं है। तो अगर आपकी चाहे लेंथ को इंक्रीज़ करो चाहे डिक्रीज़ करो, रजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपने मटेरियल को चेंज कर दिया ना, आपने आयरन को कॉपर कर दिया या फिर आपको कॉपर से एल्यूमिनियम, तो आपके पास रजिस्टिविटी चेंज होगी। लेकिन अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो इससे रजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जितनी आपके पास तो इसका रेशियो आपके पास कितना हो जाएगा 1:1। ओके, इसके लिए भी आपके पास दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी रजिस्टिविटी। अरे इसके लिए अगर रजिस्टिविटी पहले वाले के लिए रो है तो दूसरे वाले के लिए भी रजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो कैंसिल आउट, तो आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ओके, तो आपके पेस में ध्यान रखने वाली बात यही थी कि जो रजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक ही करेंगे, गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है, रूम में कोई वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बेटा। कल हम नेक्स्ट वीडियो कल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट नंबर 3 होगा वो आपका 2 दिन के बाद मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2। तो अगर आपको किसी और टॉपिक में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेके आएंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।